हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, हम लोग जो पीजीटी जूलॉजी है उसकी तैयारी के लिए आज एक नया कदम बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पीजीटी जूलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कशन किया है। प्रीवियस ईयर के माध्यम से अभी तक इसकी तैयारी कर रहे थे। अब मैं आप लोगों के लिए एक नया स्टेप ले रही हूँ, जिसमें अब हम लोग पीजीटी जूलॉजी की थ्योरी पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आता है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इसे सब तक पहुंचाइएगा। जितना आप शेयर करेंगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं एक एक नया स्टेप आप लोगों के लिए लेती रहूँगी। फ्रेंड्स, ये जो थ्योरी है ये आप लोगों को ऐसे ही कॉपी पे लिखी हुई मिलेगी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करते रहेंगे अपने इसी चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। पहले तो हम बात कर लेते हैं पीजीटी जूलॉजी की जो सिलेबस होता है उसके बारे में, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पीजीटी की तो आपको बता दें, बिहार पीजीटी जो है वो आपको 3 पार्ट में देखने को मिलेगा। पहला आपका लैंग्वेज होगा, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश 30 मार्क के देखने को मिलेंगे, 30 नंबर के देखने को मिलेंगे। दूसरा पार्ट जो होगा आपका वो जीएस का होगा। जीएस आपको 40 नंबर का देखने को मिलेगा। जीएस में ही आपको जीएस, प्राइमरी मैथ, रीजनिंग, जीए जिसे जनरल अवेयरनेस कहते हैं, जनरल साइंस, सोशल स्टडी, ज्योग्राफी, ईवीएस और इंडियन नेशनल मूवमेंट के 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सेकंड पार्ट में। और जो आपका तीसरा पार्ट होगा वो पूरा जूलॉजी पे डिपेंड होगा। ये 80 नंबर का आपको आएगा और इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बिहार पीजीटी की तैयारी या बिहार टीजीटी की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आप थ्योरी पढ़िए और वहाँ पे आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आने वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते रहिए। अब देखिए, जूलॉजी में जो हमारा सिलेबस है वो क्या क्या है। जूलॉजी में जो हमारा सिलेबस है वो है डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स को पढ़ना है। जो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने अपना यहीं से शुरू किया, नॉन कॉर्डेट से। नॉन कॉर्डेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर्थ्रोपोडा तक हम लोग पहुंच गए हैं। उसके आगे का डे बाई डे हम लोग इंक्रीज करते रहेंगे। और इम्यूनोलॉजी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी और हेल्थ एंड डिजीज बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका टॉपिक है बिहार पीजीटी का, ठीक है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है। यहाँ से हम अपना जो है आज का जो क्लास है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप सभी को पता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो होता है उसमें हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल या मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, इसके बारे में डिस्कस करना होता है। टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉइंट हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे पाचन तंत्र कहते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र, स्क्लेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र, स्केलेटल या मस्कुलर सिस्टम, न्यूरल सिस्टम तंत्रिका तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से। यहाँ पे आपको नोट्स जो है वो इंग्लिश में मिल जाएगा और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो डिस्कशन है, वो मैं आपके साथ हिंदी में करती हुई चलूँगी। जहाँ पे भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है तो आपको बता दें फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है जिसे आप
डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये 5 प्रणालियों में कंप्लीट होता है। 5 प्रणालियों में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा है? पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इग्जेशन। ये 5 जो होते हैं इसके स्टेप होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने के। 5 स्टेप कौन कौन से हैं? इंजेशन यानी कि अंतः ग्रहण करना, यानी कि भोजन को मुंह में लेना ही इंजेशन। इग्जेशन कुछ नहीं है, इंजेक्शन कुछ नहीं है। इंजेशन जो है भोजन, आपने भोजन को तोड़ा, रोटी के टुकड़े को तोड़ा और उसको मुंह में लिया, वही आपका इंजेशन के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? पाचन। जब आपने भोजन को मुंह में लिया, मुंह से ही आपका पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, मुंह में ही आपके लार होती हैं, लार में एंजाइम पाया जाता है, वहाँ से आपका पाचन शुरू हो जाता है। फिर वो भोजन स्टमक में जाता है काइम के रूप में, वहाँ भोजन का पाचन होता है। बचा हुआ भोजन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन होता है। फिर तीसरा प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का। अब जो आपने भोजन का जो पाचन हुआ है उसका अवशोषण होगा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो हमारा खनिज, लवण और जो हमारे बॉडी के लिए विटामिन, प्रोटीन्स जो इम्पॉर्टेंट होगा उनका अवशोषण होगा। उसके बाद एसिमिलेशन होगा, यानी कि वो अवशोषण की हुई चीज़ों का ब्लड में एसिमिलेट हो जाएगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा। उसके बाद इग्जेशन में क्या होगा? निष्कासन, यानी कि जो वेस्ट मैटर है जिसका हमारे बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है वो हमारे बॉडी से इग्जेशन मतलब फैकल मैटर के रूप में बाहर हो जाएगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के 5 चरण होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा इंजेशन। इंजेशन में आपको कुछ नहीं देखना है। इंजेशन क्या होता है? भोजन को मुंह में लेना ही इंजेशन कहलाता है। ठीक है, भोजन को हमने मुंह में लिया और वहीं से इंजेशन शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? तो डाइजेशन is a process by which complex food substance are broken down into simple absorbable form by a method of catabolism and anabolism to obtain energy for growth and repair। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड को भोजन के रूप में मुंह में लिया, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल वे में समझिए। डाइजेशन वो प्रोसेस होती है, पाचन वो प्रक्रिया होती है किसी जटिल पदार्थ को सूक्ष्म पदार्थों में तोड़ना, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना अनेक प्रकार के कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म माध्यम से, जिसमें आपको अनेक प्रकार के एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूस मिलकर इन हार्ड कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया ही डाइजेशन कहलाती है। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ज़रूर पूछेगा। अब ये जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है ये कई चरणों में पूरी होती है। ये हमारा माउथ से लेकर और एनस तक कंप्लीट होता है, ये हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया। देखिए, डाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है इसको कंप्लीट करने के लिए 2 चीज़ जरूरी होती है। एक एलिमेंट्री कैनाल होता है और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, एक वे होता है जिसके द्वारा भोजन जो है मुंह से लेकर एनस तक पहुंचता है, गुदा द्वार तक पहुंचता है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड का क्या कार्य होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं ये समय समय पे डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इस पाथ में छोड़ती रहती हैं, इस रास्ते में छोड़ती रहती हैं, जिससे भोजन का पाचन होता रहता है और भोजन जो है वो आसानी से पच जाता है और उसके जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और जो फैकल मैटर है वो बाहर निकल जाते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होता है? एलिमेंट्री कैनाल माउथ, बक्कल कैविटी, ओशोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस तक फैला होता है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होता है और एनस तक फैला होता है। बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं? देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती हैं। पहले सबसे तो हमारे मुंह में, हमारे माउथ में स्लेवरी ग्लैंड पाया जाता है, फिर उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है हमारे स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड। लीवर में भी कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं जहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है। फिर पैनक्रियाज में, जैसे पैनक्रियाटिक जूस निकालता है पैनक्रियाज, यहाँ भी डाइजेस्टिव ग्लैंड पाया जाता है। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्टिव ग्लैंड देखने को मिलती हैं जहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है। कौन सी डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से निकलता है और किस भोजन का पाचन करता है, ये सब हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। आपको हाइपर होने की या फिर ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इतना समझा। क्या समझा? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो 5
5 चरणों में कंप्लीट होता है डाइजेशन हमारा। किसमें? सबसे पहला होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एग्जेशन। भोजन को मुंह में लेना, भोजन का पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। ठीक है। उसके बाद जो हमारा डाइजेशन होता है, ये क्या होता है? डाइजेशन क्या होता है? तो ये कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि आप रोटी का एक टुकड़ा जब मुंह में लेते हैं तो वही रोटी का टुकड़ा ही तो आप नहीं शरीर से बाहर निकालते वेस्ट मैटर के रूप में ना। जैसे आपने खाया है वैसे ही तो नहीं निकला है ना। वो पहले रोटी का टुकड़ा मुंह में गया, वहाँ पे थोड़ा छोटा हुआ, पेट में गया, वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम मिले, वहाँ थोड़ा और छोटा हुआ, और महीन हुआ, और लुगदी हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से टूटकर उसका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं उसे हमारा शरीर हमारे ब्लड में मिला देता है स्वांगीकरण के माध्यम से, और बाकी की चीज़ें निष्कासन के माध्यम से बाय एनस हमारे शरीर से फैकल मैटर के रूप में निकल जाती हैं। तो वही डाइजेशन होता है। कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्ट होना, सिंपल पदार्थ में कन्वर्ट होना ही डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो माउथ से लेकर एनस तक कंप्लीट होती है, और इसमें जो सहायता करती हैं वो कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं वो डाइजेशन प्रक्रिया में हेल्प करती हैं। ठीक है। तो हमने देखा अभी तक कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो माउथ से फैला होता है। तो सबसे पहले हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे कि माउथ क्या होता है। माउथ आप सभी के पास है, आप सब एक ह्यूमन है, आप सभी को पता है माउथ क्या है। तो उसको साइंस के लैंग्वेज में हॉरिजॉन्टल ओपनिंग कहते हैं। हॉरिजॉन्टल ओपनिंग क्या कहते हैं? आप सभी को पता है, जो ये लेटा हुआ है, ये जो ऐसे होता है इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जब ऐसे होता है इसको आप क्या कहते हैं? ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर माउथ हमारा ऐसे खुलता है तो इसको क्या कहते हैं, लेकिन माउथ हमारा ऐसे खुल रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल ओपनिंग कहते हैं। ठीक है। ये हमारा माउथ है जो दो ओठों के बीच में है, अपर लिप और लोअर लिप के बीच में पाया जाने वाला जो ये स्पेस है इसी को माउथ कहा जाता है। ये एक हॉरिजॉन्टल ओपनिंग है। ठीक है। और ये क्या है? ये हमारे लिप जो हैं उनके जो मसल्स हैं, मसल्स ये जो हमारे लिप से अटैच हैं, ये लिप्स से अटैच जो मसल्स हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको ऑर्बिकुलरिस ओरिस कहा जाता है। ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ये जो हमारे ओंठ के मसल्स हैं जो हमारे होठों पे पाए जाते हैं इनको ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स कहा जाता है। ठीक है। इसी के द्वारा हमारा लिप जो है हमारे माउथ से अटैच होता है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है। ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स के द्वारा हमारा लिप जो है वो अटैच होता है। ठीक है। अब देखिए ये क्या है? कवर्ड बाय अपर लॉ एंड लोअर लॉ, सॉरी, कवर्ड बाय अपर लिप एंड लोअर लिप। हमारा जो माउथ होता है वो अपर लिप और लोअर लिप से कवर्ड होता है यानी कि बंद होता है। इसको जब हम चाहे अपने लिप को ऐसे खोलेंगे, माउथ को देखने के लिए हम अपने लिप को ऐसे खोलेंगे, अपर लिप और लोअर लिप, तो ये बीच का जो स्पेस होता है हमारे मुंह का, इसी को आपको क्या कहा जाता है? इसी को माउथ कहा जाता है। ठीक है। ये प्राइमरी फंक्शन होता है भोजन को इंजेशन करने मतलब इंजेशन ऑफ फूड के लिए प्राइमरी फंक्शन होता है, भोजन को इंजेक्ट करने के लिए प्राइमरी फंक्शन होता है। ठीक है। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश की हूँ कि माउथ कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए आपका जो ये यहाँ पे आइज वाला भाग होता है, फिर थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे नोज होगा, ये वाला भाग जो होता है ये हमारा माउथ होता है। माउथ, ये वाला भाग ही माउथ होता है। यहाँ पे अपर लिप और लोअर लिप देखने को मिलता है। अपर लिप और लोअर लिप जब आप मुंह को खोलेंगे, मुंह के, अब ये अंदर का भाग, अभी तक हमने मुंह के ऊपर का भाग देखा, अब जब हम मुंह को खोलते हैं तो यहाँ पे आपको पैलेट देखने को मिलेगा, यानी कि तालू देखने को मिलेगा। तालू, यहाँ पे आप ऊपर, जब आप अपने जीभ को ऊपर की तरफ टच करेंगे तो ये देखिए हमारी जीभ है, ये अंदर के भाग को दिखाया गया है। ठीक है। ये माउथ का अंदर का भाग है, ये हमारी जीभ है। इस जीभ को जब हम ऊपर की तरफ टच करेंगे तो यहाँ पे आपका पैलेट होता है, तालू होता है। ठीक है। ये जो तालू होता है ये भी दो होता है। यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा ये थोड़ा स्मूथ तालू होता है, और जो यहाँ पे थोड़ा आगे की तरफ जहाँ से टीथ जो है वो जुड़ा होता है ये पैलेटाइन रूगा होता है, यानी कि थोड़ा रफ होता है, थोड़ा खुरदुरी होती है ये जो हमारी होती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पैलेटाइन रूगा कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप लोगों ने कभी गोलगप्पा खाया है? तो सभी ने गोलगप्पा खाया होगा। जहाँ पे आप गोलगप्पे को रख के फोड़ते हैं मुंह में, जहाँ पे आप गोलगप्पे को रख के फोड़ते हैं वहाँ पे पैलेटाइन रूगा मौजूद होता है। ये थोड़ा खुरदरी होता है। अगर आप सॉफ्ट वाली जगह, सॉफ्ट वाले तालू पे गोलगप्पे को फोड़ देंगे तो ये कट जाता है, लेकिन जब आप पैलेटाइन रूगा पे, यानी कि जो खुरदरी पैलेटाइन है, जो खुरदरा तालू है, यहाँ पे रख के गोलगप्पे को फोड़ते हैं या किसी क्रंची चीज़ को खाते हैं तो ये कटता नहीं है और बहुत आसानी से तोड़ देता है। तो ये हमारे माउथ के अंदर का भाग है। ठीक है। आप देख रहे हैं रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। अब देखिए हमने मुख के बाद दूसरा क्या देखा था? बक्कल कैविटी। अब देखिए बक्कल कैविटी क्या होता है? इसी मुख को जब हम खोलते हैं ना, मुख को खोलते हैं तो यहाँ पे जो
स्पेस होता है, स्पेस, इसी को बक्कल कैविटी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, बक्कल कैविटी। और ये जो तालू जहाँ पे पाया जाता है, तालू जीभ को जहाँ से आप ऊपर टच करेंगे, इसी को बक्कल कैविटी की छत कही जाती है, रूफ और बक्कल कैविटी कहा जाता है। ठीक है, अब ये बक्कल कैविटी जो होती है ना, ये भी हमारी दो भागों में बटी होती है। एक होती है बक्कल वेस्टिब्यूल और एक होती है मेन ओरल कैविटी। बक्कल वेस्टिब्यूल क्या है, तो देखिए जब आप ब्रश करते हैं, आप सुबह सुबह जब ब्रश करते हैं तो आप अपने ब्रश को जब दांत को एकदम दोनों दांत को आपस में सटा के ब्रश को रगड़ते हैं तो उसे बक्कल वेस्टिब्यूल वाली जगह पे रगड़ते हैं। बक्कल वेस्टिब्यूल वाली जो जगह होती है जहाँ पे आप अपने दांतों को बंद करके ब्रश को रगड़ते हैं अंदर की तरफ, वो जो स्पेस होता है उसे बक्कल वेस्टिब्यूल कहा जाता है। ठीक है, एरिया बिटवीन चिक एंड टीथ, यानी कि हमारे गाल और हमारे दांत के बीच के जो अंदर के स्पेस होते हैं उन्हें बक्कल वेस्टिब्यूल कहा जाता है। मेन ओरल कैविटी क्या है, तो एरिया बिटवीन बोथ जॉ, यानी कि जब आप मुंह को खोल देते हैं, जा को खोल देते हैं, जबड़े को ये खोल देते हैं, यहाँ पे खुला है, तो इसके बीच में जो जगह है ये वाली, इसे आप बक्कल कैविटी कहते हैं। और दांतों के बीच की जो जगह है उसे आप दांत जो है, जब आप दांत को दोनों दांत को बंद कर लेंगे तो दांत और चिक के बीच की जो जगह है उसे बक्कल वेस्टिब्यूल कहा जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, बक्कल कैविटी हमने देखा। बक्कल कैविटी दो भागों में बटी होती है, एक बक्कल वेस्टिब्यूल और एक मेन ओरल कैविटी। ठीक है, बक्कल वेस्टिब्यूल क्या होता है, ये एरिया बिटवीन चिक एंड टीथ होता है और ये एरिया बिटवीन बोथ जॉ होता है, यानी दोनों जॉ के बीच के जगह को मेन ओरल कैविटी कहते हैं और चिक और टीथ के बीच के जगह को क्या कहा जाता है, बक्कल वेस्टिब्यूल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये जो हमारी जीभ होती है, ये हमारी जो जीभ है, ये आपको जीभ दिख रही है ना, ये जीभ जो पीछे से अटैच होती है, जहाँ से ये हम जीभ को पूरा निकाल तो नहीं सकते ना, जैसे सांप होते हैं वो अपने जीभ को पूरी तरह से निकाल देते हैं, हम अपनी जीभ को नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये फ्रेनुलम से जुड़े होते हैं, बेस ऑफ बक्कल कैविटी, यानी कि बक्कल कैविटी में जो फ्रेनुलम होता है वहाँ से ये जीभ जो होती है ये जुड़ी होती है। जीभ जो लास्ट का पोर्शन है ये जहाँ से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे फ्रेनुलम कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा जीभ जो जहाँ से जुड़ी होती है, जहाँ से अटैच होती है, उस भाग को क्या कहा जाता है, तो उस भाग को फ्रेनुलम कहा जाता है। आई होप सो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। माउथ क्या है, माउथ कुछ नहीं है, माउथ एक हॉरिजेंटल ओपनिंग है जो हॉरिजेंटल खुलती है और यह दोनों ओंठों के बीच में पाया जाता है, अपर लिप और लोअर लिप के बीच में पाया जाता है। अपर लिप और लोअर लिप जिस मांसपेशी के द्वारा जुड़ी होती है उसे ऑर्बिकुलरिस ओरिसी कहते हैं। और जो ये हमारा मुख है ये इंजेक्शन ऑफ फूड का प्राइमरी फंक्शन है, यानी भोजन ग्रहण करने का पहला स्टेज है। ठीक है, और ये जो होता है मुख जो होता है हमारा, मुख खोलने पर हमें तालू मिलता है। तालू एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। जो रफ होता है उसे पैलेटाइन र्यूगा कहते हैं, जो स्मूथ होता है उसे पैलेट या तालू के नाम से जाना जाता है। जीभ हमारी किससे जुड़ी होती है, ये फ्रेनुलम से जुड़ी होती है। मुख के ओपनिंग भाग को बक्कल कैविटी कहा जाता है। बक्कल कैविटी दो पार्ट्स होते हैं, एक बक्कल वेस्टिब्यूल, एक मेन ओरल कैविटी। बक्कल वेस्टिब्यूल क्या होता है, एरिया बिटवीन चिक एंड टीथ, ओंठ और दांत के बीच की जगह को बक्कल वेस्टिब्यूल कहा जाता है। और जो एरिया बिटवीन बोथ जॉ होता है, मेन ओरल कैविटी होती है ये, यानी कि दोनों जबड़ों के बीच के स्थान को मेन ओरल कैविटी कहा जाता है। अब हम देखते हैं बक्कल कैविटी क्या है। बक्कल कैविटी हम लोगों ने देखा दो पार्ट्स में होता है और यहाँ पे पाया जाता है। ये वाली जगह आपकी बक्कल कैविटी के नाम से जानी जाती है। बक्कल कैविटी की छत किसे कहते हैं, तो ये वाली जगह जो हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट, रफ पैलेट, ये बक्कल कैविटी की छत कही जाती है, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी कही जाती है। ठीक है, इसी बक्कल कैविटी में ये जो हमारे कान का पोर्शन होता है, ये हमारे कान का, यहाँ पे हमारा कान है ना, अब इसको समझ लीजिए ऊपर की स्किन हटा के दिखाने की कोशिश किया गया है। ये कान की नली जो होती है ये यहाँ से आके ऐसे अटैच होती है। ठीक है, इसे आपको यूस्टेशियन ट्यूब कहा जाता है। यूस्टेशियन ट्यूब ये यहाँ की, ये कान की नली है, ये कान को जोड़ता है और हमारे बक्कल कैविटी में इसकी ओपनिंग होती है। ठीक है, बक्कल कैविटी से जुड़ा होता है। और ये पैलेटाइन र्यूगा है, ये उल्वा है। उल्वा इसे क्या कहते हैं, युल्वा, यानी कि जो आप ये हमारे मुंह को जब हम खोलेंगे तो एक लटका हुआ भाग प्रतीत होता है। इसी में कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, जब हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है तो हमारा ये जो युल्वा है यही फूल जाता है, इसी में स्वेलिंग आ जाती है जिससे हमारे मुंह को खोलने और बंद करने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसी में कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जिससे जो है
हमें दिक्कत होती है। इसको ठीक कैसे किया जाता है, तो आप गुनगुने पानी का गलाला करते हैं या गुनगुने पानी को पीते हैं, जिससे जो वायरस होता है वो मर जाता है और ये धीरे धीरे पचकना शुरू हो जाता है और हमें आराम मिलना या राहत मिलना शुरू हो जाता है। ये हमारा टंग है यानी कि जीभ है, ये फ्रेनुलम से अटैच होता है। ठीक है, आई होप सो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा माउथ हो गया, बक्कल कैविटी होगा, अब इसके आगे का क्या होगा, इसके आगे आप लोगों को पढ़ना है टीथ के बारे में। अब हम टीथ के बारे में ऐसे डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। आप सभी का धन्यवाद।